डीडी किसान की टीम भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में आज दूरदर्शन की टीम पहुंच चुकी है मेघालय। खेती करना चाहते हैं? हाँ, फिशरी करना चाहते हैं। फार्म पर क्या क्या करते हैं? धान अपना वर्टिकल करता है और बिक्री भी है, मुर्गी है, मछली। कहाँ से मदद? वो KVKI से भी मिलते हैं। फार्मर्स को ट्रेनिंग देना है, बाकी जो नया नया टेक्नोलॉजी है उनको पहचाना है। मेघालय से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु के 19 मछुआरों को श्रीलंकाई जेल से मिली रिहाई। सभी मछुआरे श्रीलंका के कोलंबो से एयर इंडिया के जरिए पहुंचे चेन्नई। समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पिछले महीने 6 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना ने किया था गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा कि हमारे देश में होम्योपैथी की सुविधा पर्याप्त है, रिसर्च को बढ़ावा देना बताया जरूरी। ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए जारी की मौसम आधारित सलाह। पूसा ने किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ ही सब्जियों की विभिन्न किस्में लगाने का दिया मशवरा। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को दी खाद बीज खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह। गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि विभाग कर रहा है आदान विक्रेताओं के स्टॉक एवं उर्वरक का निरीक्षण। किसानों को खाद बीज खरीदते समय आदान का पक्का बिल लेने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु के 19 मछुआरों को श्रीलंकाई जेल से रिहा कर दिया गया है। सभी मछुआरे श्रीलंका के कोलंबो से एयर इंडिया के जरिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पिछले महीने 6 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंकाई अदालत ने मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया और इससे पहले मछुआरों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार मछुआरों को रिहा करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार किसान हित में सलाह जारी की जाती रही है और इसी कड़ी में ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए मौसम आधारित सलाह जारी की गई है। अपनी सलाह में संस्थान ने किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ ही सब्जियों की विभिन्न किस्में लगाने की बात कही है और साथ ही किसानों को अनाज के भंडारण से लेकर अभी फसलों में लगने वाले कीट रोगों और उनके अनेक नियंत्रण के लिए सलाह दी गई है। पूसा संस्थान ने किसानों को अनाज के भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने तथा अनाज को अच्छी तरह से सुखा लेने एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट करने की सलाह दी है और इसके अलावा किसानों को भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान 50 से EC को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करने की बात कही है और साथ ही यदि किसान पुरानी बोरियां प्रयोग करते हैं तो उन बोरियों को मेलाथियान व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखाकर उपयोग करने की सलाह दी गई है।
संस्थान की ओर से कहा गया है कि जो किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं वे किसान मूंग की उन्नत किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं और इसके लिए किसान मूंग की उन्नत किस्में जैसे कि पूसा विशाल, पूसा रतन, पूसा 5931, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, SML 666 और सम्राट का उपयोग कर सकते हैं। संस्थान ने किसानों को बुआई से पहले बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करने की सलाह दी है और साथ ही किसान बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो ये भी सुनिश्चित कर लें। किसान इस मौसम में विभिन्न सब्जियां अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसमें किसान फ्रेंच बीन, सब्जी लोबियां और इसके साथ ही चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुआई कर सकते हैं और इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबियों की बुआई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की HM4 की भी बुआई कर सकते हैं। संस्थान के मुताबिक इन सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है और साथ ही बीजों के अनुकरण के लिए भी ये तापमान अनुकूल है। किसान उन्नत किस्मों के बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। और आगे बढ़ते हैं जहां दुकानदार कई बार किसानों को नकली, मिलावटी या अधिक दामों पर खाद बीज बेच देते हैं, जिससे किसानों को कई बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जाती रही है और इसके लिए राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदान विक्रेताओं के स्टॉक एवं उर्वरक का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही किसानों को खाद बीज खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कृषि आदान खरीदते समय आदान का पक्का बिल लेने की सलाह दी है। किसानों को बिल में आवश्यक विवरण जैसे कि कृषि आदान का नाम, बैच संस्था, निर्माण तिथि, आयु समाप्ति की तिथि तथा डीलर के हस्ताक्षर आदि की जानकारी देखने को कहा गया है। कृषि विभाग के संयुक्त कृषि डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया है कि किसी भी उत्पाद के संबंध में कोई भ्रामक जानकारी होने पर उसे नहीं खरीदें तथा कृषि विभाग को इसकी जानकारी दें। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुसंधान और विकास योजना हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को और अधिक किफायती बनाने का प्रयास करती है और इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित प्रासंगिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करना भी है और इस योजना का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए एक नवाचार इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच साझेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। यह योजना आवश्यक नीति और नियामक सहायता प्रदान करके हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विस्तार और व्यवसायीकरण में भी सहायता करेगी। 15 मार्च 2024 को योजना के दिशा निर्देश को जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसंधान और विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 400 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में होम्योपैथी की सुविधा पर्याप्त है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी की सुविधा दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनेक पद्धतियों से परेशान लोगों की होम्योपैथी से इलाज होता है। वैज्ञानिक तरीके से इलाज से लोकप्रियता बढ़ती है। रिसर्च को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे सभी लोगों को लाभ होगा। 21वीं सदी में अनुसंधान का महत्व निरंतर और अधिक बढ़ रही है। इसीलिए इस समारोह के लिए आपका विषय एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी बहुत प्रासंगिक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में रिसर्च और प्रोफिशिएंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए मैं केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तथा ऐसे अन्य सभी संस्थानों की सराहना करती हूँ। राज्य स्तर पर भी अनेक संस्थान होम्योपैथी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि हमारा देश में होम्योपैथी की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या से लेकर अनुसंधान केंद्रों की संस्थान तक सभी आयामों में प्रभावशाली प्रगति हुई है। और हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ये एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्हें होम्योपैथी का संस्थापक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि होम्योपैथी का महत्व क्या है। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस और 10 से 16 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। आज के ही दिन होम्योपैथी के आविष्कारकर्ता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। आज का दिन हर होम्योपैथ के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज न केवल हम हैनीमैन को याद करते हैं, बट उन तमाम स्टॉलवर्ड, उन तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को हम याद करते हैं जिनके स्ट्रगल्स की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज होम्योपैथी को विश्व में जो स्थान मिला है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। होम्योपैथी हर तरह के रोग में विशेष तरह से काम करता है। वह बच्चों का रोग हो, वह उनकी मानसिक स्थिति हो, वह उनके कीड़े या वर्म्स की बीमारी हो, वह उनके पढ़ाई में अपना मानसिक जो कंसंट्रेशन होता है वह न कर पाने की बीमारी हो, वह बार बार सर्दी खांसी लगने की तकलीफ हो, या पूरा खाना पीना करने के बावजूद भी अगर उनके शरीर में वजन नहीं बढ़ता है, वो दुबले ही रह जाते हैं, इस तरह की बीमारी हो, या बड़ों में जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करते हैं। आज के जीवन में जब इतने तरह के तनाव होते हैं तो उनसे जो बीमारियां होती हैं, वह डायबिटीज हो, वह अनिद्रा हो या मानसिक विकार हो, उस सब में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं। इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। होम्योपैथी प्राकृतिक नियमों पर आधारित एक चिकित्सा विधा है। यहाँ खासकर यह ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष को, हर रोगी को अलग से उसके रोग का, उसके बीमारी का, उसके दवा का चयन किया जाए, और इसके लिए हम कम से कम दवा देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें विपरीत प्रभाव होने की संभावना कम होती है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर आयु के लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी होम्योपैथिक दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। ये रोग का नहीं बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज करती है। साथ ही संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देती है। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मंडी भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक
गेहूं गुजरात की धोराजी मंडी में 8 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2,490 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,460 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,700 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 75 रुपए बढ़कर 2,775 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 8 अप्रैल को लोकल गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2,390 रुपए पर आ गया। खातेगांव मंडी में बीते सोमवार को गेहूं का भाव था 2,360 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 35 रुपए लुढ़क कर 2,325 रुपए पर हुए। राजस्थान की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को जयपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,310 रुपए। लालसोट मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। उदयपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2,800 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं के पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल, जेतपुर और बेरावल मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सांवरकुला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 5,590 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में 180 रुपए की तेजी आई और भाव 5,770 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 8 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,705 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 450 रुपए लुढ़क कर 5,255 रुपए पर हुए। जेतपुर मंडी में 8 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,905 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 6,005 रुपए पर हुए। वेरावल मंडी में बीते सोमवार को मूंगफली का भाव रहा 5,925 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 115 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,040 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में मूंग की बुआई करें, यहाँ उड़द की बुआई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में सिंचाई कर लें, साथ ही भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। सभी किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें।
बिहार में सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। इस समय जूट की बुआई कर लें। इसके अलावा तिल की कटाई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई कर लें। किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ अदरक की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें। अदरक के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई कर लें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान टमाटर की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम को अपने 10 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस दौरान उनकी उपलब्धि और नाकामी क्या क्या रही है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कहा है कि चुनाव प्रचार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लवली ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अन्याय पत्र बताया है और इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। सूची में 22 नामों को शामिल किया गया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुट ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शरद पवार ने 2 नामों का ऐलान किया है। सतारा सीट से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बैतूल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक बलाबी की हार्ट अटैक आने से निधन हो गया है। बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अशोक बलाबी को बहुजन समाज पार्टी ने बैतूल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था और पिछली बार भी अशोक बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में रणदीप सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है।
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की थी। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने वकील से मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जबरदस्त हमलावर मोड में नजर आ रही है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि 2040 में कोई भारतीय चांद पर अपने कदम जमाएगा और इसरो का चंद्रयान 4 इसी लक्ष्य की ओर पहला कदम है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।